Good morning, dear students. I, Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi textbook, Kaveri, lesson 3, कामचोर. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक. आज मैं आपको अच्छा सा हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 कामचोर इस पाठ का अध्यापन कराने जा रहा हूँ. और इस पाठ के लेखक इस्मत चुगताई हैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. तो आइए हम पाठ की ओर चलें और आप लोग अपने पुस्तक को खोल लें. पाठ 3 पेज नंबर है 22. तो आप पेज को 22 पेज को खोलेंगे और आप तैयार हो जाइए पाठ का अध्ययन करने के लिए. तो सबसे पहले हम पाठ 3 कामचोर की ओर चलते हैं और इसके लेखक में हैं लेखिका हैं ये इस्मत चुगताई, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. इस्मत चुगताई अपनी सहज भाषा शैली आम जीवन की घटनाओं को कहानी के माध्यम में प्रस्तुत करने में सिद्धांत थी. ये शायद इन्होंने थोड़ा बहुत शिक्षा प्रेमचंद से ली थी, जिन्हें आम जिंदगी के माध्यम से इन्होंने अपनी निबंध और कहानियों का चुनाव किया. उनके द्वारा लिखित कामचोर नामक यह कहानी अत्यंत मनोरंजक है, बहुत ही मन को आनंदित करने वाली है. इस कहानी में लेखिका ने बाल सुलभ व्यवहार का सजीव वर्णन किया है. कथाशिल्प के दृष्टि से पात्रों की सजीवता अद्भुत है. ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कुछ सामने घटित हो रहा है. पाठ पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये घटना हमारे सामने घटित हो रही है. इसके जीवन कौशल हैं प्रभावी संप्रेषण, तदनुरूपता, नैतिक मूल्य हैं, कर्तव्य बोध, आपसी सहयोग, स्वच्छता का बोध. ये सब इसमें नैतिक मूल्य हैं. तो चलते हैं हम पाठ की ओर. बड़ी देर से वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए. एक परिवार की बात है, उसमें नौकर थे और घर में बहुत बच्चे भी थे. अब घर की मालकिन ने तय किया कि इतने नौकरों की क्या ज़रूरत है, जब परिवार में इतने सदस्य हैं सभी लोग अपना काम करेंगे, अब नौकरों को बाहर कर दिया जाए. तो पहला प्रश्न है कि वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ. पहला प्रश्न, वाद विवाद के बाद परिवार में क्या तय हुआ. क्या तय हुआ. पहला प्रश्न पहले पंक्ति से है कि परिवार में यह तय हुआ कि परिवार में जो नौकर हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको निकाल दिया जाए. आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं. घर में जो मोटे ताजे बच्चे हैं, इन क्या किस काम के लिए हैं. हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए. कामचोर कहीं के. दूसरा प्रश्न है कि घर के बच्चे कैसे थे. घर के बच्चे कैसे थे. ये प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे. तो घर के बच्चे मोटे ताज़े कामचोर थे. अपना पानी भी स्वयं से नहीं पीते थे, दूसरे को आदेश देते थे कि माँ पानी लाइए पिलाइए, और कुछ काम के लिए नौकरों को कहते थे कि मेरा काम यह कर दीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तुम लोग कुछ काम नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते. तो ये किसी का कथन है, इन्वर्टेड कॉमा में है. सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते. हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया. ठीक है. जब परिवार के सदस्य माँ ने कहा कि दादी ने कि आप लोग काम नहीं करते हैं, तो दिन भर उधम मचाने के सिवा आपको कोई काम नहीं है, तो बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चलो हम लोग पहले अपना काम पानी पी लेते हैं हिल डुल करके. पहला काम बच्चों ने क्या सीखा.
बच्चों ने अपना पहला काम क्या करने का निर्णय लिया? बच्चों ने अपना पहला कौन सा कार्य करने का निर्णय लिया? तो उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले पानी पीने का स्वयं से उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, हम लोग पानी अब अपना स्वयं से पी लेंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, हम किसी के दबाल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जो सह जाए, इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराहियाँ इधर, लुटकी मटके इधर, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे गधे कहीं के, अम्मा ने निश्चय किया। अच्छा, पहला काम ही असफल हो गया। उन्होंने कहा हम पानी पिएंगे, तो मटके के पास पहुंच गए। उसने कहा पहले पानी हम पिएंगे, उसने कहा मैं पियूंगा, मैं किसी से कम हूँ। इसके बाद आपस में धक्का मुक्की हुई और सारा जो था मटके फूट गए, सुराही इधर उधर छिड़क गई। और फिर इसके बाद अम्मा ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की कि तुम लोग गधे हो, कोई काम करने लायक नहीं। कैसे करें कैसे नहीं देखें? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? अब अम्मा बोलने लगी कि यार मत सोचिए आप लोग ऐसे करके बच जाओगे। जो घर का काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन भी बंद। तो ये लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम राजा की तरह फरमान आज्ञा जारी हो गई। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुआई दी। पूरे बच्चों की फौज जो सामने चित्र में दिखाई दे रही है, उन लोगों ने कहा हम काम के लिए तैयार हैं, काम तो बताइए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। अम्मा ने कहा बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, दरी को संकेत करते इंगित करते हुए अम्मा ने कहा कितनी मैली है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। कहा उन्होंने फीडबैक भी देना शुरू किया, प्रेरणा भी प्रेरित भी करना का, यह काम अच्छी से करोगे तो तुम लोगों को मुफ्त नहीं करा जाएगा, तनख्वाह मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। तो पिताजी ने भी कुछ काम बताए और भी काम उनके बताए गए। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें, तो खुदा के लिए नहीं पर घर में बाढ़ आ जाएगी। कहा यदि सभी लोग मिल करके पानी दे दें। इसके बाद सोचने लगे इतने लोग पानी दे देंगे तब तो फिर बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर खुल गए। कहा ठीक है, बच्चों को लगा कि कुछ पैसे मिलेंगे इसके बदले में, इसलिए सभी काम में जुट गए। एक दिन हस्ती दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर कोने पकड़ कर झटकना शुरू किया। जो फर्श पे दरी थी उसको वो लोग बहुत तेजी से ऊपर नीचे झटकना शुरू कर दिए। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तुम पर खुदा की मार, सारा घर धूल से हट गया। पूरा जो होता है पेट मार से जो धूल के कण थे पूरे घर में फैल गए, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन से निकाला गया। इतने लड़के थे, सबको मार कर पूरे धूल हो गई। फिर आकर के अम्मा और अब्बा ने देखा तो सबको मार करके बाहर निकाला। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। कहा ठीक है, अब हम लोग झाड़ू से साफ कर देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी, तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के ऊर्जे पुर्जे उड़ गए। एक एक सीख सबके हाथ में आई सीखें और उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। जमीन कम, एक दूसरे की नंगी टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह हुआ कि सीखे चली, आंखें फूटते फूटते बची आपस में। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई यह बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब जरा सी बात पर थप्पड़ों की बारिश होने लगी तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन में भी मार मार कर निकाले गए। सभी जो बच्चे थे मजदूर के रूप में थे, आंगन से बाहर निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों का वो पानी दिया जाए। कहा अब आप लोग काम कर चुके, बाहर जो पेड़ है हमको पानी दे दो। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई।
इन्हीं चीज़ें ना मिली हुए डोंगे कटोरे गिलास से भी पानी लेकर के लिए दौड़ पड़े। घर में चूँकि बहुत से बच्चे थे, सभी लोग जो भी सामान मिला उसे पानी लेकर के पौधे में डालने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी एक घमासान मचा। क्या मजाल था कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठस, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ चली, इसके बाद बर्तनों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। वाह, ये बच्चों में जो था इस प्रकार की झगड़ा होते रहते हैं। एक इनका खेल भी है। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरे और ढोगे वाली फौज ने जो गोमड़े डाल दिए सिरों पर। फौरन बड़े भैया, बहनों, बामुओं, दमदार मौसियों, फूफियों की कूक भेजी गई। कहा जब वो लड़ने लगे, सिर फुटबॉल की बात आ गई, फुटबॉल की, तो वहाँ बड़े लोग भेजे गए। भाई, भाभी, बहन, मामा, मौसी, फूफी, ये सब की कुमुक माने पूरी फौज भेजी गई। उन्होंने नीम की पतली पतली झाड़ियों से सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा दी गई। सभी को लगे दो दो डंडे, तो सब पीठ दिखाकर भाग गए बच्चे। इस दीगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। इसलिए पास के बंगलों से नौकर बुलाए गए। 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलाया गया, तो वह सब साफ सुथरे हुए। सभी कीचड़ से स्नान कर लिए थे। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद करते हैं। तो बच्चों ने सोचा कि ये दोनों काम हमसे नहीं हुए, अब हम लोग चलते हैं, कम से कम मुर्गी ही बंद कर देते हैं। घर में थी, बस शाम से ही जो बाँस छड़ी हाथ में पड़ी, लेकर मुर्गी हाँकने लगी। चल दौड़बे करके बोलने लगे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। बच्चों ने सोचा शायद मुर्गियों को भी भड़का रखा था कि ऐसा काम करो जिससे इनको बेहतर ना मिले। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। वो भी खराब कर दिया। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में फांक पड़ा। कत्थे चूने लुथड़े पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चांदी पर छापे मारते हुए निकल गया। पान के कत्थे में पैर पंजा डाला और उड़ते हुए जोता है। दादी के सफ़ेद साड़ी पर भी उसका दाग धब्बा लग गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी। सीधे जाकर के मोरी में तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ कूद हो रही थी। इन सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी हुई, बिना नकेल के ऊँट की तरह दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। पता नहीं मुर्गियों को क्या हुआ था, बच्चों के हाँकने से वे दड़बे में नहीं जा रही थी। इधर किसी को सूझी कि बकरा ईद के लिए जो भेड़ें आई हैं, उन्हें हाथों से उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो उनकी जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम मतलब किसी तरह तख्तों पर चढ़ गई। बस भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलवों को फलांगती, बर्तन को लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई तख्ते पर। तख्त पर बानो दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरो, चंपा, शर्मा, सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी कि इस पर कैसे सितारे टाँके जाएं। भेड़ निसंकोच सबको रोती हुई खूरों से किरणें, गोखरों, लचका, सलमा सितारे उलझाती, जारजट के दुपट्टे को रोकती, मेघनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मतलब जितने भी चीज़ें थी सबको इधर उधर तितर बितर कर दिया। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। पता लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना टैंकों और गोलाक से गोलाबारी बरसाती हुई निकल गई हो। कुछ नहीं बचा था, सब अस्त व्यस्त हो गया था। जहाँ तहाँ से सूप से गुजरा भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती हुई हमला करती रही। जहाँ कुछ उनको मालूम हुआ, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती उधर बढ़ गई। हसन माँ एक और पलंग दुपट्टे से मुँह ढाँक कर सो रही थी। उन पर
जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन बालों का सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई वह सो रही थी, नींद में थी, और उन पर जब भेड़ों ने हमला किया तो वे मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी, जो सब्जी वाली थी उसकी टोकरी पर। वह दलान में बैठी मटर की फलियाँ तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। सब्जी बेचने वाली थी, उन दिनों मटर साग बिक रहा था, और वो मटर की तरफ भेड़ें दौड़ पड़ी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा। बस ऐसा लगता था जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। बड़ी तेज़ी से भेड़ों की पिटाई की। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। बस आप फिर पर चढ़ बैठेंगी। जरा ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों सहित अपने पेट की कढ़ाई में को हमने जोड़ दिया। सारी जो था उसकी जो सब्जी थी और मटर इत्यादि सब चट कर गई है। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। बड़ी यह इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। कहा जो बच्चों की बड़ी फौज थी उन्हें रात को भोजन न मिलने की धमकी गृहस्वामिनी के द्वारा मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोने पर जुट गए और उसमें से 4 भैंसों का दूध दोने के लिए जुट पड़े। धुली बेधुली बाल्टी लेकर के 8 हाथ 4 थनों पर गिर गए। 8 हाथ मतलब एक व्यक्ति के 2 हाथ, और वह 4 भैंसों पर जो था हाथ पड़ गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा पड़ी। भैंस ने लात मार दिया, सारे उनके जो बर्तन दूध दुए थे नहीं दुए थे सब दूर हो गए। तय हुआ कि भैंस को गाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में ला करके दूध दुआ जाए। तो भैंस के हाथ पैर बांध दिए जाए आगे पीछे के, फिर दूध दुआ जाए। अगले 2 पैरों को बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के हाथ पैर बांध दिए गए। भैंस के पैर बांध दिए गए झूले के रस्सी से। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाँव में बांध दिए गए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि सास कोई सपना देख रहे हैं, सो रहे थे। उन्हें लगा कि कोई हम स्वप्न देख रहे हैं, और फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। तो उन्हें जब ड्रम से टकराई उनकी चारपाई और ड्रम में पानी था जो उनके ऊपर गिरा, तो सोचा कि शायद हम तूफान में कहीं फंस गए हैं, साथ में भूचाल भी आया है, भूकंप भी आ गया है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियों को पकड़े बच्चों और भैंसों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। कहा कि वह इसके बाद वे अपने चारपाई के काट को पकड़ कर चारपाई के दोनों पलंग के दोनों पार्टियों को पकड़े रहे और बच्चों को भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंसें दौड़ी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई उसकी खींचे जा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे राजा इंद्र की तरह चाचा जी बैठे हुए उनके पीछे जा रहे हो। एक भूल हो गई, अर्थात कटड़ा तो खुला ही नहीं, इसलिए तत्काल कटड़ा खोल दिया गया। कहा उसके बच्चे नहीं खुले थे इसलिए उनके बच्चों को भी खोल दिया गया। 3 निशाने बैठा। कटड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंसों ने खुरों को ब्रेक लगा दिया। कटड़ा तत्काल जुट गया। उसके जो था भैंस की बच्चे पीने लगे। दूहने वाले तुरंत गिलास कटोरे लेकर पी लगे। उन्होंने बाल्टी को छपाक से उनकी क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। एक कटड़ा और 4 बच्चे का एक भैंस का बच्चा और 4 बच्चे उसके, फिर भैंस फिर भागी हो गई। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर पड़ी। बाकी कटड़ा पी गया, सब बच्चा भैंस का पी गया। यह सब कुछ 1 मिनट में 3/4 में से हो गया। घर में तूफान उठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, बच्चे बिखरे पड़े थे। अम्मा ने सिर पीट लिया। दीदी चौखट पर बैठकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से शांति कायम करके पेड़, भैंस, बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियाँ बाग में हटाई गई। शोक करती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी इन शरारती और बच्चों के बीच में। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। मम्मा बोलने लगी या तो बच्चों का ही राज रहेगा या मैं रहूँगी इस घर में, और अब मैं मायके जा रहा हूँ। अम्मा ने चुनौती दे दी, मुझे बच्चे हैं कि लुटेरने का, ये तो बच्चे जो होता है बड़े ही खतरनाक और शरारती हैं।
और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब उल्टा हो गया, उधर अम्मा ने कहा जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, इधर काम ऐसा कर दिया कि कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ। अब उनके अब्बा ने कहा कि अब कोई चीज़ को अगर तुम लोगों ने हाथ लगाया तो खैर नहीं, अगर रात का खाना खाना है तो तुम्हें किसी भी चीज़ को तुम लोगों को हाथ नहीं लगानी है। या लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं था, ये बुजुर्ग किसी और शांति से नहीं रहने देते। एक तो काम किए, जब काम किए तो पता चला कि अब काम नहीं करना है, तो हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने भी निर्णय कर लिया कि अपने से स्वयं पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों ने अंत में क्या निश्चय किया कि यदि कोर्ट मार्शल हमारा कर दिया गया, कोई बच्चा कोई काम नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा चलो हम ना पानी भी नहीं पिएंगे, ऑर्डर देंगे तो हमें लोग पानी लेकर के आएंगे। शब्दार्थ क्यों चलते हैं? फरमान, ऑर्डर, आदेश, मिसाल, एग्जाम्पल, उदाहरण, याचना, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कुमुख, रेनफोर्स, अतिरिक्त सेना, धीगा मुश्ती, छीना झपटी, धक्का मुक्की, स्कपल, दाड़बा, कूप, मुर्गियों का आवास स्थल, प्रलय, डिजास्टर, विनाश, कड़ड़ा, कॉफ, भैंस का बच्चा, बटालियन, अ ग्राउंड फोर्स यूनिट ऑफ मिलिट्री, सेना, पलटन, कोर्ट मार्शल, अ कोर्ट मटेरियल इज empowered to determine the guilt of members of the armed force। फौजी अदालत में न्याय पेशी। तो ये रहे आपके शब्दार्थ। अब हम थोड़ा सा रचनाकार का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उर्दू साहित्य की यशस्वी कथा लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश प्रांत की बदायूं जिले में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कई नगर पालिका विद्यालयों में अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। जोधपुर के राजमहल गर्ल्स स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी रही। इन्हें उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उर्दू साहित्य की यशस्वी लेखिका का निधन 24 अक्टूबर 1991 में हो गया। प्रमुख कृतियाँ हैं दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दो हाथ, कलियाँ, चोटें, छुई मुई, एक बात आदि। यहीं पर अब हमारा पाठ समाप्त होता है और आप इस पाठ का पूरा अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसके शब्दार्थ को लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। शेष अभ्यास प्रश्न अगले दिन।